पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अच्छी निरक्षी तो पर्टिकुलर कंडीशन हो गए। आज हम लोग जनरल कंडीशन को पढ़ेंगे। यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश क्या है, -q व +q, और इनके बीच की दूरी 2l है, वो अल्प है, और इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, m है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु क्या है, देख लीजिए, ना अच्छी स्थिति में है ना निरक्षी स्थिति में, क्योंकि अच्छी स्थिति में θ = 0 हो जाएगा, निरक्षी स्थिति में θ = 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुवाघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित किया जाएगा, एक OM के अनुदिश, एक OM के लंबवत, यानी A' B' डायरेक्शन में हम लोग इसको वियोजित करेंगे। वियोजन के बारे में आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर कोई सदिश राशि वेक्टर A है तो जिस भुजा के साथ वो थीटा कोण बनाता है उधर का घटक क्या होता है, A cos थीटा, और उसके लंबवत दिशा में क्या घटक होता है, A sin थीटा। और अगर इधर कोण थीटा बनाएगा तो इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, A sin थीटा। ये वियोजन का बेसिक रूल है जो आप 11th क्लास में ऑलरेडी जानते हैं। तो P का देखिए, P क्या है, OM के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो P का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और उसके लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो P के दो घटक हम लोग इसको दो घटकों में वियोजित कर लिए, एक OM के अनुदिश, एक OM के लंबवत। अब इसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक नहीं कहेंगे, क्योंकि क्षैतिज तो क्षैतिज दिशा में जो घटक होता है उसको कहेंगे, ये तो ना क्षैतिज है ना ऊर्ध्वाधर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक घटक OM के अनुदिश है और दूसरा घटक OM के लंबवत है। तो बिंदु M जो है, जो कि O से R दूरी पर है, वो घटक P cos थीटा के अच्छी स्थिति में है, जबकि घटक P sin थीटा के निरक्षी स्थिति में है। तो बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेंगे कि घटक P cos थीटा के कारण बिंदु M पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और घटक P sin थीटा के कारण बिंदु M पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 = क्या हो जाएगा, देखिए P cos थीटा के अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति में क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0 2p/r3। तो 2, लेकिन P का वैल्यू क्या है, P cos θ/r3, और निरक्षी स्थिति में है 1/4πε0 P sin θ/r3। निरक्षी स्थिति में देखिए P का घटक क्या है, P sin थीटा, और इसकी निरक्षी स्थिति में बिंदु M है, कितनी दूरी पर है, R। दूरी कितनी है, वो कि M से R है। तो ये E1 और E2। अब E1 क्या है, हम लोग जानते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, P के अनुदिश होती है, और निरक्षी स्थिति में P के समांतर होती है, लेकिन उसके विपरीत दिशा उसकी, जैसे P sin थीटा की दिशा इधर है, तो E2 की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी, यानी इधर होगी। क्योंकि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, परंतु P के विपरीत दिशा में। P की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और उस स्थिति में निरक्षी स्थिति में दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर। यहाँ पे P sin थीटा की दिशा क्या है, A' से B' की ओर। तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, B' से A' की ओर, यानी इस दिशा में, इसके लंबवत, और P sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। हम जानते हैं कि दो सदिश राशि एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका परिणामी क्या होगा, E = √E1² + E2²। E1 और E2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 का वैल्यू क्या हो गया, और E2 का वैल्यू
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लें, 1/4πε0 कॉमन है, p भी कॉमन है, r³ भी कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। लेकिन इसका पावर 2 नहीं बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो 2 से स्क्वायर रूट हो जाएगा तो पावर कट करके 1 हो जाएगा। ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। sin स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r³, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी भी स्थिति में अगर बिंदु M है तो उस स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु M न अच्छी स्थिति में है न निरक्षी स्थिति में, लेकिन ये जनरल फार्मूला है, व्यापक सूत्र है। इसमें तीनों स्थितियां प्राप्त हो, मतलब अच्छी स्थिति भी आ सकता है, निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्या होता है cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट 2, तो 2p/r³ आ जाएगा। और निरक्षी स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, तो 3 × 0 0 यानी ये 1, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो इससे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों स्थितियों के फार्मूला भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कैसे निकलेगा, तो E1 और E2 चूंकि दोनों परिमाण में बराबर नहीं है, इसलिए इनका परिणामी ठीक बीचों बीच नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इनका परिणामी E1 से कितना कोण बना रहा है, फाई बना रहा है, तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा E2/E1। E2 आप इक्वेशन 2 देख रहे हैं, E1 भी देख रहे हैं। अगर आप कैंसिल कराएंगे इक्वेशन 2 से में इक्वेशन 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा अपान 2 cos थीटा यानी tan θ/2। tan थीटा पूरा अपान 2, तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपान 2। ये थीटा में नहीं, पूरा tan थीटा अपान 2 है। तो ये परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, E1 से फाई कोण बनाएगा, जहां फाई इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स tan θ/2। तो इस तरीके से हम लोग तीनों स्थितियां प्राप्त कर लिए, अच्छी, निरक्षी और एक किसी भी जनरल की स्थिति में अगर बिंदु M हो तो उस कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लिए। अब अगर हम लोग तीनों सूत्र को फिर से ध्यान दें तो अच्छी स्थिति में क्या आया है 1/4πε0 2p/r³। निरक्षी स्थिति में कितना आया है, इसको E1 कर दे, इसको 1/4πε0 p/r³। डायरेक्शन भी इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। और जनरल केस में कितना आ गया, ये भी अभी हम लोग निकाले हैं p/r³, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इन तीनों स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, जबकि बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है E इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, जिसका उल्लेख हम लोग पिछले वीडियो में भी किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलून का आघूर्ण। यहां एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q है और बीच की दूरी कितनी है 2m। इसको हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता कैपिटल E है में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखे हुए। देखिए वैद्युत क्षेत्र है कैसा, एक समान है, हर जगह उसकी तीव्रता एक समान है और कितनी है E है।
और उसमें वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा गया है, क्षेत्र के समांतर नहीं रखे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखे। तो ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलून लगता है जो इसको घुमाने का मतलब कि घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो आज आइए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उस बलून का आघूर्ण कितना होता है। तो जैसे कोई आवेशित कण, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है, -q और +q। हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में विकसित होता है तो उस पर एक बल लगता है। कितना लगता है, q × E। अब आवेश q है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये धन आवेश है, तो धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, क्षेत्र के अनुदिश होती है। और ऋण आवेश पर बल उतना ही लगेगा, q × E, क्योंकि आवेश का परिमाण q है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, लेकिन दिशा इसकी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर दो बल लग रहे हैं, q E, दोनों परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है और इनकी क्रिया रेखाएं समांतर है। ऐसे बल क्या करते हैं, एक बलून बनाते हैं, क्योंकि बलून का डेफिनेशन ही यही है कि परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और क्रिया रेखा समांतर, ऐसे दो बल एक बलून का निर्माण करते हैं जो उस निकाय को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे दो बल है QE, दोनों परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत, क्रिया रेखा समांतर है, ये बलून बनाएंगे। और उस बलून का आघूर्ण होता क्या है, इसको टो या टो से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बल में से किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण कितना है, q × E, और बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं, BC। तो लंब इक्वल टू क्या होता है, कर्ण साइन थीटा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कर्ण है 2l। देखिए कैसे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब कितना है, BC, और कर्ण कितना है, AB। तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। नीचे लिख दे रहे हैं इसको, इसलिए BC इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू 2l हो गया, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 2l साइन थीटा। अब q × 2l यानी कि 2ql एक साथ कर दें, E साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय E साइन थीटा। हम जानते हैं 2ql इक्वल टू क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P होता है इनटू E साइन थीटा। तो ये वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलून आघूर्ण के लिए व्यंजक है, बलून के आघूर्ण के लिए व्यंजक है। यहाँ P इक्वल टू 2ql हमने पुट किया है। और अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, P × E, जहां बल टॉ की दिशा क्या होगी, वेक्टर P और वेक्टर E दोनों के ही लंबवत होगी। तो ये किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बलून लगेगा जो उसको घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, और उसके बलून के जो आघूर्ण होंगे उसके लिए व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया। अगर एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो क्या होगा, तो फिर यही होगा कि दोनों पे बल अलग अलग लगेंगे। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, तो बल दिशा में तो विपरीत होंगे, क्रिया रेखा समांतर होगी, लेकिन परिमाण उनके सेम नहीं होंगे। तो क्या बलून बनेगा, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा, तब भी बलून लगेगा, लेकिन तब इस पर एक नेट बल भी लगेगा। और नेट बल क्या करेगा, इसको विस्थापित, बल की दिशा में ये क्या होगा, विस्थापित होगा। तो इस स्थिति में जबकि दोनों वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे तो दोनों सिरों पर लगने वाले बल का मान एक समान नहीं होने के कारण उस पर एक नेट बल भी लग जाएगा, साथ साथ बलून तो लगेगा, यही होगा। और इस देखिए एक चीज और इसमें बताते हैं कि जो बलून का आघूर्ण है टॉ, इसका मान थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो
अगर थीटा इक्वल टू 0 या 180 अंश हो तो उस स्थिति में क्या होगा, साइन 0 या साइन 180 दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो बलून का गुण कितना हो जाएगा, 0। यानी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखेंगे, चाहे उसके अनुदिश चाहे उसके विपरीत दिशा में, तो उसमें कोई बलून नहीं लगेगा। लेकिन जब उसके लंबवत रखेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, उस स्थिति में बलून का गुण का मान अधिकतम होगा। कितना हो जाएगा, P इंटू ई। कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और P इक्वल टू क्या हो गया, टाउ मैक्स अपान ई। और यदि E इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को एक नए तरीके से फिर से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो हमने परिभाषा दिया था पिछले वीडियो में कि आवेश और दूरी के बीच की अल्पदूरी के गुणनफल को कहते हैं। आप क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलून आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उत्पन्न होता है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलून आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उत्पन्न होता है। अब आवेशों का वितरण और वैद्युत बल रेखा और वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।